इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। ग्रहों का प्रभाव जीवन में क्या पड़ता, यही चल रहा था। वे ग्रह क्या हमें सुखी अथवा दुखी बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। उनका इफेक्ट यदि पड़ता है तो कितना पड़ता है, किस रूप में पड़ता है, क्यों पड़ता है, यह कुछ प्रश्न हैं प्राय सबके मन में हमेशा उत्पन्न होते ही रहते हैं। एक जड़ वस्तु है, मैटर है, क्या वो हमारे जीवन को इतना प्रभावित भी कर पाएगी? विश्वास कई लोगों को बहुत है, कई लोगों को नहीं है। वो प्रभाव डालने वाले हैं कि सिर्फ संकेत देने वाले हैं, यह भी एक प्रश्न है। क्योंकि हम सभी लोग अपने भविष्य को बहुत अच्छा देखना चाहते हैं और तरह तरह के इंतजाम हम उसे व्यवस्थित बनाने के करते भी हैं। लेकिन उलझ कर के रह जाते हैं, विषय पूरा समझ में नहीं आ पाता है। उसी विषय को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। नौ ग्रह माने जाते हैं ना, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। भारतीय संस्कृति में दिनों के नाम भी इन ग्रहों पर पड़े हुए हैं। कुछ तो तथ्य होगा। मॉडर्न साइंस तो अभी आया है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब का प्रेडिक्शन हजारों वर्षों से होता हुआ आया है और एकदम परफेक्ट निकलता है। जब सैटेलाइट भी नहीं थी तब भी भारतीय ज्योतिष प्रेडिक्शन कर देता था, उसी डेट को वो आता था। पूर्णिमा अमावस्या आती है, समुद्र में ज्वार भाटा आने लगता है। ये सब क्या है? क्या इन प्लैनेट से इनकी कोई रिलेशनशिप है? लोगों के मन में आश्चर्य तो होता है, जब हजारों वर्ष पूर्व सैटेलाइट नहीं थी उस समय भी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार सब कुछ वो बतला देते थे। वो किस प्रकार से, कौन सा गणित उनके पास था जो सारा का सारा प्रेडिक्शन वो कर देते थे। आप लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं उठती? साइंस तो अभी प्रेडिक्शन कर रहा है कि एक्लिप्स आएगा, सोलर एक्लिप्स आएगा, वो सूर्य ग्रहण आएगा, कहाँ कहाँ आएगा। लेकिन एस्ट्रोलॉजी तो पहले से करती हुई आ रही है। ज्योतिर्विज्ञान के जो ज्योतिषाचार्य होते हैं, कुछ है उसमें, लगता है ना। उसे तो हम डिनाई नहीं कर सकते। कोई इसे मिथ कह करके आगे बढ़ जाए, भ्रम कह करके आगे बढ़ जाए, पर जो साक्षात दिख रहा है उससे हम ऊपर तो नहीं उठ सकते।
प्रभाव तो पड़ता है। अब रही बात लिविंग बीइंग पर क्या प्रभाव पड़ता है, मनुष्यों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, कितना अंतर वो हमारे जीवन में पैदा कर सकते हैं। कल किसी ने हमसे एक प्रश्न किया था, आशीष शायद आपने ही किया था, क्या प्रश्न किया था कल? इतने सारे लोग हैं और वो प्लैनेट्स तो उतने ही हैं और उतनी ही डिस्टेंस पर है। यदि इफेक्ट पड़ना चाहिए तो सब पर पड़ना चाहिए, पर्टिकुलर पर्सन पर ही क्यों पड़ता है? ऐसे भी एक क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था। अब इंडिया में लोग रह रहे हैं, पुणे में लोग रह रहे हैं, जो शनि ग्रह है, मंगल है, बुध है, गुरु है, उसकी दूरी उतनी ही है इस सिटी से, इस कंट्री से। जी महाराज जी। एक ही सोसाइटी में रह रहे हैं और एक ही ग्रह में रह, एक ही घर में भी रह रहे हैं। चलो, एक फैमिली में बहुत सारे मेंबर हैं, यदि उसका इफेक्ट पड़ रहा है तो सब पर पड़ना चाहिए, एक पर ही क्यों पड़ता है? जी महाराज जी। आपको क्या लगता है, पड़ता भी है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। जैसे मैं उस समय ये क्वेश्चन करने के बाद बैठा तो किसी ने फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करी थी। हाँ, कि आपके अंदर जो फिजिकल और केमिकल एक्टिविटीज़ हैं या केमिकल्स हैं, तो अगर उसमें से कुछ रेज निकलती हैं तो सर्टेनली बेस्ड ऑन आपके अंदर जो केमिकल्स हैं या आपके अंदर जो वेव्स हैं, वो रिएक्शंस तो हम समझते हैं सब लोग साइंस में। हाँ, सो वो कुछ लॉजिकल लग रहा है। हाँ, केमिकल लोचा कुछ तो हो सकता है उसमें। कुछ तो होगा। हर एक का एक इलेक्ट्रोडायनेमिक फील्ड होता है, ये इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है। जितने भी लिविंग बीइंग हैं और बल्कि नॉन लिविंग बीइंग का भी एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है कि नहीं? साइंस के अनुसार तो होता है। होता है। अब जितने भी प्लैनेट्स हैं उनसे रेडिएशंस निकलती हैं। अब डिफरेंट बॉडीज हैं, बॉडी हमारी कैसी बनती है बता सकते हैं? हमारा शरीर कैसे बनता है? मतलब खून, मज्जा, सप्त धातुओं से बनता है। भारतीय संस्कृति कुछ और भी कहती है, आयुर्वेद कहता है पंच तत्वों से मिलकर के शरीर का निर्माण हुआ है। 5 एलिमेंट्स होते हैं, अर्थ एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट एंड स्पेस एलिमेंट। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्व, है ना जी। ये 5 तत्व पूरे यूनिवर्स में फैले हुए हैं। जो प्रकृति नजर आ रही है इन पंच तत्वों के आधार पर बनी हुई है। हमारा शरीर भी इन पंच तत्वों से मिलकर के ही बना हुआ है, बना। जी महाराज जी। और हर एक तत्व का अपना अपना प्रभाव होता है। जैसे पृथ्वी तत्व है, अर्थ एलिमेंट, हमारी बॉडीज में जो बोन्स हैं, जो हार्ड पार्ट है, टीथ्स हैं, जो भी हार्ड पार्ट है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जो लिक्विड फॉर्म है, जल आदि है, पूरे शरीर में फैला हुआ है, वो जल तत्व को, वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम नेचर को भी देखें, प्रकृति को भी देखें, इस प्रकृति में भी पृथ्वी भरी हुई है, जल भरा हुआ है। हम श्वासोच्छ्वास लेते हैं, वायु तत्व अथवा आयुर्वेद के हिसाब से वात, पित्त और कफ होती है ना। जी महाराज जी। वात की बीमारी हो जाती है, जैसे एलोपैथी गैस के फॉर्म में कहता है। तो जो वात भरी हुई है बेसिकली वो क्या है? वायु तत्व है। जब आप भोजन करते हैं
तो डाइजेशन सिस्टम प्रॉपरली जिसका वर्क करने लगता है। आयुर्वेद कहता है उसे जठराग्नि कहते हैं। जिसकी जठराग्नि जितनी प्रज्वलित रहती है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उतना ही अच्छा रहता है। जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रॉपरली मैनेज करता है वो अग्नि तत्व है। और हमारे शरीर में आकाश तत्व भी, हॉलो पार्ट, खाली स्थान भी है। और पूरी प्रकृति भी ऐसी ही है। पूरा एक विज्ञान है, एक साइंस है। उसमें भी पृथ्वी तत्व है, जल है, अग्नि है, वायु है, और पूरा जो स्पेस है, यूनिवर्स है, वो आकाश है। ह्यूमन बॉडी अथवा किसी भी लिविंग बीइंग की बॉडी को अपन देखें, इन्हीं से मिलकर के वो बनती है। अब जो भी ग्रह होते हैं, हर एक ग्रह की अपनी एक रेडिएशन निकलती है जी महाराज। सन सूर्य को बोलते हैं, उसमें अल्ट्रा वायलेट जो है रेज आती हैं, वो हमारी बॉडी में इफेक्ट पैदा कर लेती है, आइज में इफेक्ट पैदा करने लगती है, करती है जी। तो जितने भी ग्रह हैं अपने आप में, ग्रह बेसिकली है क्या? मटेरियल, और उसके भीतर एनर्जीज है, ऊर्जा भरी हुई है। चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो कोई भी मर्क्यूरी हो, वीनस हो, शुक्र हो, कोई भी ग्रह हम नाम ले लें, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, शनि ग्रह, सारे के सारे ग्रहों में एक ऊर्जा का संचार भरा हुआ है। उससे रेडिएशन निकलता है, रेज फैलती चली जाती हैं। वो रेज यहाँ तक हमेशा आती हैं। अब जिसकी बॉडी जिस प्रकार से बनती है, उसी का रिएक्शन उसकी बॉडी में होने लगता है। अब हमारी बॉडी बनती कैसे है? कि सबकी बॉडी एक जैसी ही होती है? बॉडी फॉर्मेशन होता कैसे है? कब से शुरू हो जाता है हमारी बॉडी फॉर्मेशन? डे वन से। डे वन से? कौन डे वन किसको काउंट करोगे आप? जो गर्भ में जब भी आते हैं तो जो फर्स्ट डे में ही डे वन से वो गर्भ वाला डे वन काउंट करोगे कि जन्म वाला डे वन काउंट करोगे? गर्भ वाला। क्यों? आपका जन्म कब से माना जाता है? बर्थ कब से माना जाता है? हाँ, उससे 9 महीने पहले ही शरीर का रचना संरचना शुरू हो जाती है। 9 महीने 10 दिन, इतने टाइम लगता है? जी महाराज। ऑलमोस्ट इतने टाइम लगता है। 40 वीक्स बोलते हैं। 40 वीक्स वही 9 मंथ्स 10 डेज हो जाता है। जी महाराज। इतना पीरियड एक बच्चे की बॉडी को पूरा फॉर्म होने में लगता है। तो आपका जन्म कब से हुआ? जब मां के गर्भ से बाहर आए तब से माने, कि जब गर्भ में आ गए तब से माने? जब गर्भ में आ गए तब से। हाँ, जैन धर्म में भी तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक मनाए जाते हैं। शुरुआत गर्भ कल्याणक से होती है, वहीं से मनुष्य आयु का उदय हो जाता है। तो सही मायने में हमारा जन्म जब हम गर्भ में आए तभी से प्रारंभ हो जाता है। अब वहां जन्म हो गया, तो जन्म हुआ तो होता क्या है बेसिकली इसमें? क्या प्रोसेस घटित होती है? वो जीव है एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से। नहीं, जीव तो बाद में आया उसमें। अच्छा, जिसे हम जन्म कह रहे हैं, होता क्या है वैसे? कैसे पैदा होता है? उस समय जो भी एग एंड स्पर्म्स मिलते हैं, बस उसके बाद एक जैसे ही मिलना हुआ, केमिकल रिएक्शंस होना शुरू हो गई, और फिर मल्टीप्लिकेशन में बढ़ते जाते स्पीडली। ऐसी ना सेल्स की जो ग्रोथ होती है, ऐसी होती। जो ग्रोथ हो रही है वो क्या है? उस समय जन्म हो गया हमारा, कि वो एक जस्ट केमिकल रिएक्शन अकेले चल रहा है, 2 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, एक एग है और एक स्पर्म है, दोनों मिलते हैं। मेडिकल साइंस क्या बोलता है? मेडिकल साइंस के हिसाब से हाँ। जब ये दोनों
मिलते हैं तो जो हमारा क्रोमोसोम्स हैं और जो मतलब कोड है उसके हिसाब से वो ग्रोथ आगे बढ़ने लगती है। तो ग्रोथ क्यों बढ़ रही है, ग्रोथ क्यों हो रही है, क्यों होती है ग्रोथ? नेचुरल जिसे हम ग्रोथ कह रहे हैं वो एक्चुअली है क्या? शरीर का बढ़ना और सेल शरीर का multiplication बढ़ना, होना, शरीर अपने आप में कैसे बढ़ रहा है? अंगोपांग का फॉर्मेशन होना, यानी कुछ तो है उसके भीतर आ गया है। जैसे एक बीज जमीन में बोया जाता है, उसमें से अंकुरण पैदा हो जाता है और वह प्लांट हमें दिखने लगता है, धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ जाता है। तो बढ़ रहा है इसका मतलब कुछ तो है उसके भीतर। क्या है वो? एक जीव आ गया। अब साइंस उसे स्वीकार करती है नहीं, वो कुछ एनर्जी के फॉर्मेशन में ले लेती है, पर है कुछ। जैन धर्म में कहता है उसमें जीव आ गया, एक आत्मा आ गई है। आत्मा को एक शरीर की आवश्यकता होती है। आत्मा बिना शरीर के नहीं रह सकती। रह सकती? बिल्कुल नहीं रह सकती। नहीं रह सकती। तो जो एग और स्पर्म मिलते हैं वो एक माहौल क्रिएट करते हैं, उस आत्मा को स्थान देते हैं जन्म देने के लिए, शरीर को ग्रहण करने के लिए। यही होता है। हाँ, इसे योनि स्थान कहा जाता है। अब नेचर में हम देखते हैं बारिश होती है, मिट्टी होती है, उसमें काई लगने लगती है, पानी में काई जम जाती है, बैक्टीरियास पैदा होने लगते हैं, ऑल ऑफ सडन पैदा होने लगते हैं। वो कहाँ से पैदा हो जाते हैं? हाँ, एक जीव वहां पैदा हो रहा है माँ के गर्भ में, और एक नेचर में हम जब देखते हैं वहां किसी की नीड नहीं होती। खेत में खरपतवार अपने आप पैदा हो जाती है, लेकिन किसी फसल को पैदा करने के लिए किसी बीज को बोना पड़ता है। लेकिन खरपतवार जब सीड बोया जाता है तो वो अच्छा प्लांट बढ़ता है, लेकिन जो घास फूस है वो अपने आप ही पैदा हो जाती है। वो कैसे पैदा हो जाती है? और उस आम के वृक्ष को पैदा करने के लिए आपको गुठली को बोना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस्त दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।